हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसपी का चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्लास 12 और ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने वहां पे सॉल्व कर लिया था, उसमें से एच बचा था। ठीक है, आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज शेयर। तो शेयर होता क्या है? द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड includes stocks. Share is a unit by which share capital is divided. Then total capital of company is divided into small parts and each part is called share. ठीक है? Then second, what are equity shares? Equity shares क्या होते हैं? Equity shares are also known as ordinary shares. Companies Act define equity shares as those shares which are not preference shares. अच्छा देखो, ये सारी डेफिनेशंस ना आपको मैं अभी अभी समझा के दूंगी और पीछे बड़े बड़े जो आंसर्स है उसमें सब आएगा, सब पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है पीछे वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कवर होगा ये सारे आंसर इन वन स्टेटमेंट्स। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाओ कि एग्जाम में लिखना कितना और कितना लिख सकते हो, आप क्या क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जो लॉन्ग आंसर्स होंगे ना उसमें ये सब इंक्लूडेड होगा, आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, टर्म एंड कॉन्सेप्ट हमें पूछे जाते हैं, हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि बोरोड कैपिटल क्या है। तो बोरोड कैपिटल क्या है? ओनली ओन्ड कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। अच्छा देखो, कोई कंपनी उसके खुद के जो ओन कैपिटल होते हैं, उनके ओन सेविंग्स होती है, वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती है, राइट, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो बोरोड कैपिटल वही होता है जो बाहर से बोरो करा गया हो। ठीक है, अ कंपनी नीड्स borrowed capital to supplement its own capital। सिंपल सी बात है। देखो, ओन कैपिटल कम पड़ रहा है इसलिए कंपनी बाहर से बोरो करेगी, उसे बोलते हैं borrowed कैपिटल। और उसके बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं। ठीक है, देखो, this additional capital can be raised by issue of debentures, accepting deposits, bonds, loans from commercial banks and financial institutions etc। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। अच्छा देखो, यहाँ पे कोई कोई शॉर्ट टर्म हो गया और कोई कोई लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं बोरोड कैपिटल के भी। ठीक है, इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस। ये भी बराबर है, इतना सब इतना भी डिटेल में नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, मैंने लिखा है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। देखो, फिर इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, ये पॉइंट ऐड करना बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बोरो कर रहे हैं मनी कहीं से तो इंटरेस्ट तो बनता ही है, राइट, तो हमें वहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। देन इट इज पेड एट फिक्स रेट। इंटरेस्ट कैसा होता है? फिक्स रेट पे होता है, मतलब पहले ही डिसाइड किया जाता है कि ये रेट फिक्स है, इतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। देन बोरोड कैपिटल इज रीपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स रीपेएबल होता है क्योंकि हमने वो बोरो किया है। ठीक है, वो हमारा नहीं है, हमें रीपे करना ही पड़ेगा। देन सेकेंड, ओन कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल रेज बाय कंपनी विथ द हेल्प ऑफ ओनर्स, शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स ही कहलाते हैं, राइट, कंपनी के, इज कॉल्ड ओन कैपिटल। अच्छा, जो शेयर होल्डर शेयर्स बेच के जो पैसा आता है वो ओन कैपिटल में गिना जाता है। ठीक है, देन द शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। ये एक फॉर्म है और दूसरा फॉर्म क्या है? इज रिटेन्ड अर्निंग्स। It is also known as plugging back of profit. It is a reinvestment of profit in business by a company itself. जो रिटेन्ड अर्निंग होती है कंपनी की, जो उनकी सेविंग्स होती है, जो बचा के रखते हैं साइड में, वो सब अर्निंग क्या होती है? री इन्वेस्ट होती है बिजनेस में। ठीक है, देन ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज रिटर्न्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तभी ये रिटर्न करा जाएगा, वरना ये परमानेंट कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट दे दिया, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। वो क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, हमने वही पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? वही होती है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, retained earning are the earning of company which are retained in the business, then the sum of those profit accumulated over years is reinvested in business rather than distributing it as a dividend to shareholders। shareholders को पूरा का पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, उसमें से कुछ बचा के रखते हैं जो उनका सेविंग्स टाइप होता है। ठीक है, तो वो रीइन्वेस्ट होता है थोड़े सालों बाद और वही बिजनेस फिर री इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट को। देन इट इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, देन दस इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देन फोर्थ, ओवरड्राफ्ट। अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप सबको ही पता होगा कि करंट अकाउंट जिसका होता है उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है बैंक के द्वारा।
देन द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। ये कितनी बच्चों जैसी लाइन है। देखो अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो हमारे हिसाब से हम विड्रॉ कर सकते हैं फंड्स को जब हमें चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है, बस ऐसे आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना है। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शनड बाय बैंक, ठीक है, वो बैंक के हिसाब से होता है। देन रीपेमेंट्स कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। देन द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। देन जनरली द बैंक चार्जेस अ लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। देन आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक सोर्स है। ट्रेड क्रेडिट refers to facility or credit extended by the manufacturer, wholesalers and suppliers of goods to purchaser but receives payment after the credit period from the date of purchase, ठीक है। Then manufacturers, wholesalers and suppliers of goods or materials called trade creditors। ये पता है जो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और सप्लायर्स होते हैं वो उनके गुड्स ना क्रेडिट पे दे देते हैं, जब भी मतलब बेच देते हैं पर उनका पैसा बाद में लेते हैं, तो वही होता है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। देन दिस प्रैक्टिस इज डन बाय बिजनेस कंसर्न विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज इट्स सेल्स और टर्नओवर, जनरेट एडिशनल बिजनेस एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद द परचेसर्स, ठीक है। देन आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3. Study the following case situation and express your opinion. First, the balance sheet of Donald Company for the year 2018-19 reveals equity shares capital of rupees 25 lakhs and retained earnings of 50 lakhs. ठीक है, तो देखो, is the company financially sound? हमें बताना है कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है क्या। तो यस, सिंस द कंपनी हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, देखो उसके पास इक्विटी कैपिटल भी अच्छा खासा है और रिटेन अर्निंग भी अच्छी खासी है, मतलब ओल्ड कैपिटल ही इतना सारा कंपनी में है तो बोरो करने की भी जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट का खर्चा बचा। एक माइंडसेट होता है ना कि कंपनी के अंदर ही अंदर बहुत पैसा है तो वो ऑफकोर्स फाइनेंशियली स्टेबल है। हमें बस यहाँ पे वही लिखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 25 lakhs एंड रिटेन अर्निंग्स ऑफ 50 lakhs, इट कैन बी कॉल्ड फाइनेंशियली साउंड, ठीक है। देन बी, can the retained earnings be converted into capital? So yes, the retained earnings can be converted into capital. The management can convert such earnings into permanent share capital by issuing bonus shares, ठीक है। Then see, what type of source retained earning is? तो retained earning क्या internal source है, ठीक है। Retained earning is internal source of finance। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, देख कर ही जाना, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आते हैं। मैं हर वीडियो में याद दिलाती हूँ आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, मिस्टर सतीश इज स्पेक्यूलेटर, ही डिजायर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग मार्केट फॉर कंपनीज प्रोडक्ट एंड अर्न हैंडसमली। तो देखो यहाँ पे बोला है कि वो एडवांटेज लेना चाहता है ग्रोइंग मार्केट का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट? तो देखो उसको एडवांटेज लेना है ग्रोइंग मार्केट का, तो उसको इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स लेगा क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है पर प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है। Mr. Satish will invest in equity shares so that he can take the overall benefits of profits and earn handsomely, ठीक है। Then B, what does he receive as return on investment? तो अगर वो इक्विटी शेयर्स लेता तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है उसकी इन्वेस्टमेंट पे? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। सिर्फ डिविडेंड मत लिखना, फ्लक्चुएटिंग रेट लिखना। अगर इक्विटी शेयर्स है तो वहां पे फ्लक्चुएटिंग होता है और प्रेफरेंस शेयर्स है वहां पे फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है। Then see, state any one right which he will enjoy as a shareholder। तो एज अ शेयर होल्डर वो कौन सी एक राइट है जो एंजॉय करेगा? तो यहाँ पे बहुत सारी है, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, ये सारी लिख देना, सिर्फ एक लिख के मत आना। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। Then third, Mr. Rohit, an individual investor, invests his own funds in securities. He depends on investment income and does not want to take any risk। अगर यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि उसको कोई रिस्क नहीं लेनी तो कौन सा शेयर चूज करेगा, ठीक है। He is interested in definite rate of income and safety of principal, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ए, नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर। तो यहाँ पे एज मिस्टर रोहित डज नॉट वांट टू टेक रिस्क, ही विल ऑप्ट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच विल अश्योर हिम टू स्टडी इनकम एंड सेफ्टी ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, ठीक है, तो उसको एक स्टडी इनकम मिल जाएगी। पर अगर इक्विटी शेयर्स ले तो वहां पे फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी ज्यादा मिलता है कभी बहुत कम मिलता है। Then B, what does he receive as return on his investment? यहाँ पे भी वही पूछा है पर यहाँ पे सिर्फ
रोहित विल रिसीव डिविडेंड इन रिटर्न। तो यहाँ पे डिविडेंड्स नहीं लिखना, सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लिखना, ठीक है। देन सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव्स इन इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, देखो यहाँ पे ना अलग से क्वेश्चन पूछ लिया, इतना 65 सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रेफरेंस शेयर उसने लिया है तो उसको डिविडेंड फिक्स मिलेगा या फ्लक्चुएटिंग। तो द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स एंड नॉट फ्लक्चुएटिंग। खत्म। देन क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनीज जनरेट रिसीव पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। ये मंथ का जो पीरियड है ना वो याद रखना पब्लिक डिपॉजिट में, 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स, ठीक है। देन इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे कंपनी से इंटरेस्ट पे करती है पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिटर्स को। देन द कंपनी इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर। सिंपल सी बात है, डिपॉजिटर को एक रिसिप्ट तो चाहिए होती है ना, एज अ प्रूफ कि हमने ये पब्लिक डिपॉजिट खरीदा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है। देन द रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लोन बाय द कंपनी। ये भी सिंपल सा 65 पॉइंट था। देन डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर्ड बाय कंपनी। तो वो दोनों हो सकते हैं। देन लास्ट, इट इज कंसिडर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बट इन्वेस्टर्स कैन अर्न हाई रिटर्न्स ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। देन व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच अ कंपनी लोकेटेड इन अ डोमेस्टिक कंट्री इशू one or more of its shares or convertible bonds outside the domestic country। तो ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये वही होती है, इंस्ट्रूमेंट है ये, जो अगर एक कंट्री में तो बाहर के शेयर्स वो सब ये इसके थ्रू होता है, ठीक है। देन द इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू टैप द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। The company can raise foreign currency funds by issuing equity shares in foreign countries, ठीक है। Indian company issues shares to an intermediary called depository. Then the depository bank issues GDR to investors against this shares, ठीक है। GDR मतलब वही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। Then the GDR represents a fixed number of shares. This GDR is then sold to people in the foreign countries. Then the GDR is traded like regular shares. The price fluctuates depending upon demand and supply, and it is listed on on a stock exchange, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपको लर्न करने पड़ेगी। देन थर्ड, व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट। तो हमने अभी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि ट्रेड क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से एडिशनल पॉइंट है, बस इजी से आप देख लो, आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। इतने इजी है और पॉइंट वाइज में इसलिए दिए कि आपको दिमाग में रहे ये पॉइंट है ये पॉइंट है। ऐसे पैराग्राफ में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी। देन फोर्थ, व्हाट आर द स्कीम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ क्रेडिट बाय बैंक। तो यहाँ पे वही है, देखो सारे पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने पढ़ी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। देन कैश क्रेडिट होता है, देन कैश लोन्स होते हैं, देन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो ये सारे वही है स्कीम्स है, ठीक है। देन फिफ्थ, स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के हमें फीचर्स बताने। तो सबसे पहले कि बॉन्ड है क्या, तो बॉन्ड है डेट सिक्योरिटी, ठीक है। देन इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। तो ये क्या है? बोरोड मनी का एक सोर्स है, ठीक है, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड इज अ लोन, ठीक है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ऑफकोर्स कंपनी का क्रेडिटर ही हुआ ना अगर वो बोरो कर रहा है। कंपनी बॉन्ड होल्डर से बोरो करती है, राइट, तो वो क्रेडिटर हुई कंपनी की। देन फीचर्स, तो यहाँ पे एक 4 फीचर्स दिए। नेचर ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ पे क्या है? इट इज अ डेब्ट फाइनेंस, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। देन द बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, 5 years, 10, 25, 50 years, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। देन सेकेंड, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। तो बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स, ठीक है। Since they are creditors and non-owners, they are not entitled to participate in general meeting. They have no voting right and hence no participation in the management. तो सिंपल सी बात है यहाँ पे देखो बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है अगर, तो कंपनी का जो भी क्रेडिटर हो, कोई भी डिबेंचर होल्डर्स हो, बॉन्ड होल्डर्स हो, वो सारे नॉन ओनर्स होते कंपनी के, तो वो जनरल मीटिंग में पार्ट नहीं लेते और पार्टिसिपेट नहीं करते, बस खत्म, ठीक है। देन थर्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड। तो बॉन्ड्स में रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ऑफकोर्स, क्योंकि वो लोन है। द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पेबल एट रेगुलर इंटरवल्स और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, वो कंपनी के हिसाब से होता है, ठीक है। देन फोर्थ, रीपेमेंट। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी। तो देखो ये सारे पॉइंट्स ना आपको लॉन्ग आंसर्स में इतने अच्छे से समझा दूंगी, आपको सब समझ आएगा। पर देखो जस्टिफाई में लिखना कैसे, दे डू नॉट हैव स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देन दे आर जॉइंट ओनर्स एंड दस हैव ओनरशिप राइट्स। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो और बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे लिखने के लिए। आप अगर वो बड़ा वाला आंसर देखोगे ना, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको सब समझ जाएगा और आप अपने हिसाब से लिख सकोगे। दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन इन द मीटिंग्स, दस हैविंग एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स होती है। देन दे यूज द राइट टू वोट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, amend memorandum of association, article of association can remove directors, appoint bankers etc. तो ये वोटिंग राइट से ये सब कर सकते हैं। ठीक है, देन इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, व्हाइल इफ द कंपनी फेल्स द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। रियल ओनर्स है ना, तो अगर प्रॉफिट भी हुआ तो उनको ही फायदा है, अगर नुकसान हुआ तो उनको ही नुकसान है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। देन हेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ कंपनी। हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट डिफाइन करना था कि वो रियल ओनर्स है और कंट्रोलर है कंपनी के, तो कंट्रोलर्स है, ये वोटिंग राइट ये अपॉइंट करता है, ये सब तो ये कंट्रोलर्स हुए, राइट। देन सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होती, बस नॉर्मल वाली नहीं होती, स्पेशली कोई अगर प्रॉब्लम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को, तभी ही उनकी वोटिंग राइट्स कंडक्ट की जाती है उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में। ठीक है, पर नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होती उनको, जैसे कि इक्विटी शेयर वालों को थी ये इनको अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, ये सारे डायरेक्टर्स को, देन अमेंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब। ठीक है, देखो प्रेफरेंस शेयर एंजॉय प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है, कब? पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स पे। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों की लाइन लगेगी, चलो बेटा आ जाओ तुमको डिविडेंड बांटते हैं, तो उनको पहले डिविडेंड देंगे, बचा तो इक्विटी शेयर्स वालों को देते हैं। और सेम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब वाइंड अप होती है कंपनी तभी भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलता है, देन इक्विटी शेयर वालों को बचा कुचा सब मिल जाता है। बचा तो ठीक, ना बचा तो भी ठीक, ऐसा है। पर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को सबसे ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, दे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगर इनको डिविडेंड फिक्स है, इनको कुछ वो है ही नहीं, रिस्क नहीं है, ये रियल ओनर्स नहीं है, ठीक है, कंपनी के, तो इनको वोटिंग राइट्स होगी क्यों, नॉर्मल वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो कॉमन सी बात है। दे डू नॉट टेक मच रिस्क एज दे आर कॉशियस इन्वेस्टर्स, देन दे अटेंड क्लास मीटिंग्स इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। अगर उनके इंटरेस्ट कोई अफेक्ट हो रहा है तभी ही उनकी मीटिंग कंडक्ट की जाती है और तभी ही उनको वोटिंग की जाती है। ठीक है, और डिविडेंड इज नॉट पेड टू देम और फॉर 2 और मोर ईयर्स। ठीक है, तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तभी ही उनको वोटिंग राइट्स मिलती है। ठीक है, देन एज दे डू नॉट टेक रिस्क दे डू नॉट अटेंड जनरल मीटिंग्स और टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नॉर वोट एट द मीटिंग्स। अगर वो रिस्क ही नहीं लेते, राइट, तो वो जनरल मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, तो जनरल मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो वोटिंग राइट्स कैसी होगी। ठीक है, देन हेंस प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट। खत्म। थर्ड, द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। अच्छा देखो, सबसे पहले बताओ डिबेंचर्स होते क्या है। डिबेंचर्स होते हैं लोन, बॉन्ड्स की तरह। ठीक है, डिबेंचर्स क्या है, बोरोड कैपिटल है, तो ये होता है सिक्योर्ड। पता है, अगर हम बोरो कर रहे हैं तो कोई भी हमें ऐसे ही दे देगा क्या, कोई बड़ी रकम, ठीक है, ऐसे ही नहीं मिलता है, वो अपने कोई भी एसेट्स पर चार्ज लेगा। एसेट्स क्या होते हैं, कोई भी जो कंपनी की मेन चीज हो जिससे कंपनी पैसे बनाती है, लाइक सपोज बिल्डिंग, लैंड, जो भी। ठीक है, तो वो चार्ज लेते हैं एसेट्स पर, उसके बाद ही डिबेंचर होल्डर्स पैसे देते हैं। ठीक है, कंपनी को। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट ग्रांट्स लेंडर्स अ चार्ज ओवर कंपनीज एसेट्स, गिविंग देम अ मीन collecting debt if a default occurs। ठीक है, their charge may be floating or fixed। ये जो चार्ज होता है वो फ्लोटिंग पे हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। then a specific property is pledged as a security, then in case the debenture is not redeemed or exercised the lenders can recover the cost by selling fixed assets। सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर्स क्यों चार्ज लेते हैं एसेट्स पर, अगर उनको कंपनी लॉस में गई, कंपनी ने उनको उनका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो सब बेच के उनका पैसा निकाल सके। ठीक है, सिंपल सी बात। हेंस डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी।
देन फोर्थ, रिटेन अर्निंग इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ये हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा कि रिटेन अर्निंग क्या होती है, सिंपल और चीपेस्ट मेथड होती है रेजिंग फाइनेंस की, क्योंकि वो इंटरनल सोर्स होते हैं कंपनी की, ठीक है, अंदर ही अंदर वो कंपनी का ही पैसा होता है। तो हमें बस ये 5-6 लाइन फिर से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी 4-5 लाइन से, ठीक है। देखो, रिटेन अर्निंग्स इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यूज्ड बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स इज अ kept aside profit by company instead of distributing all dividends to the shareholders। तो हम पहले रिटेन अर्निंग को एक्सप्लेन कर देंगे कि वो होता क्या है। देन द कंपनी कैन यूटिलाइज सच रिजर्व्स फॉर फाइनेंसिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स सच एज एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा। ये भी हम लिख सकते हैं कि रिटेन अर्निंग का वो क्या यूज कर सकते हैं कि वो एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन अगर कंपनी का करेंगे तो तब काम आएगी। देन द accumulated profits are reinvested by companies by issuing bonus shares, ठीक है। Then hence retained earning is simple and cheapest method of raising finance, खत्म। Then fifth, public deposit is good source of short term financing। देखो, तो हमने पब्लिक डिपॉजिट के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा ना, सेम टू सेम पॉइंट उठा के आप ये है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, बस वर्ड्स चेंज हो गए। डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय जनरल पब्लिक, बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड नॉट private limited companies, ठीक है। Deposits are accepted from the general public for short term, minimum 6 months and a maximum of 36 months, ये याद कर लो, और a 3-year term। Then the amount so raised is used for short term financing requirement, simple। Then the rate of interest payable is lower than other loans, thus it is rightly said that the public deposit is good source for meeting short term requirements। Then sixth, bond holder is creditor of company। फिर से ये घिसे पीटी लाइन, मतलब पहले चैप्टर में ना इतना रिपीट हो रहा है, मतलब आपको मेन चीज ना लर्न करनी पड़ेगी, आपको पूरी एक्सरसाइज ही हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड होल्डर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, हमने बॉन्ड वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा, हमको सिर्फ वही फीचर्स लिखना है और बॉन्ड क्या होता है वो लिखना है। अ बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी विच द कंपनी बोरोज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड इशू सर्टिफिकेट्स अंडर इट सील्स, seal as acknowledgement। The bond holder gets interest as a return on their investment। तो bond holder को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, which is decided and fixed at the time of issue, simple। Then the interest payable to bond holder is a fixed charge। Then it has to be paid whether the company makes a profit or not। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, उनसे बॉन्ड होल्डर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वो चार्ज लेते हैं, ठीक है, मतलब जैसे डिबेंचर होल्डर्स भी चार्ज करते हैं फिक्स एसेट्स पे, वैसे ही बॉन्ड होल्डर्स भी। देन एज अ बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स, दे डू नॉट हैव द राइट टू अटेंड मीटिंग्स और पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अच्छा देखो, क्रेडिटर्स जहां भी आए, डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ये होल्डर्स, वो होल्डर्स, जो भी क्रेडिटर्स है उनके सब में आप ये लाइन लिख सकते हो कि दे डू नॉट हैव द राइट टू अटेंड मीटिंग्स, ठीक है, और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ये घिसी-पिटी लाइन सब में चलेगी। देन thus it is rightly said that the bond holder is a creditor of company, खत्म। देन सेवेंथ, ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन। तो ये बराबर है, कैश लोन होता है क्या, ट्रेड क्रेडिट नहीं, हमें यही जस्टिफाई करना है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इज अ बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट वेयर इन देयर इज एन अरेंजमेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट एंड पेज एट अ लेटर डेट एंड नॉट इमीडिएटली, खत्म। गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, परचेज होता है क्रेडिट पे, और जो पेमेंट होता है वो बाद में दिया जाता है, वो परचेज क्रेडिट पे होता है, ठीक है। द क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड्स अप to a month, then discount is given if the same is paid earlier, khatam। Then it is an interest free loan given by one businessman to another। It does not involve loan formalities but only a trade transaction, ठीक है, hence not a cash loan। Then thus it is rightly said that the trade credit is not a cash loan। यहाँ पे कैश का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर दो बिजनेस है, ठीक है, दो बिजनेस है, अगर यहाँ पे इसके गुड्स ये परचेज कर रहा है और ये पेमेंट बाद में दे रहा है, ठीक है, और ये बस बोल रहा है ठीक है, ओके, आप परचेज कर सकते हो क्रेडिट पे, बस यही एग्रीमेंट है दोनों बिजनेस के बीच में, ठीक है। देन 8, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, खत्म। भाई कितना सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, कि किसी को ये सिक्योरिटी पसंद है, किसी को इक्विटी शेयर्स पसंद है, किसी को प्रेफरेंस शेयर्स पसंद है, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें सिर्फ वही एक्सप्लेन करना है। तो इन्वेस्टर्स मेक डिफरेंट डिसीजंस एंड हैव डिफरेंट रिस्क प्रेफरेंसेस व्हेन गेटिंग गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। एजुकेटेड वंस मे ऑप्ट फॉर कैपिटल मार्केट एज कंपेयर टू अदर हु मे इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर।
देखो, गोल्ड और सिल्वर में कोई इन्वेस्ट करता है, कोई कोई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और कॉशियस इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रेडी होते हैं स्टेडी इनकम के लिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं। अगर कभी कम मिलेगी तो भी चलेगा, कभी बहुत ज्यादा अर्न करना है तो फ्लक्चुएटिंग वाला रिस्क उठाना पड़ता है। पर कॉशियस इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको स्टेडी इनकम चाहिए। देन रिस्क टेकर्स आर रेडी टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ देयर इन्वेस्टेड मनी एंड ऑन देयर रिटर्न्स। तो फिक्स जो रिस्क टेकर्स होते हैं उनको चलती है ये रिस्क लेना, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं कभी कभी, और कभी लॉस में भी जाते हैं। देन एक्टिव इन्वेस्टर्स ट्राई टू बीट द मार्केट वाइल पैसिव ट्रैक द मार्केट इंडेक्स। तो बस यही लिखना है हमें कि हर इन्वेस्टर का प्रेफरेंस अलग अलग होता है, सबको इन्वेस्टमेंट अपने अपने हिसाब से चाहिए होती है, राइट। तो दस इट इज राइटली सेड दैट द डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। सिंपल सी बात थी। देन नाइन्थ, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द रिस्क कैपिटल। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, राइट। तो पूरा रिस्क जो है उनके माथे पर ही होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ही उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड ही नहीं मिलता है। Equity shareholders have a claim over residual proceeds of the company. In the event of winding up, they are the last to be paid off after setting the claims of creditors and external liabilities. इसका मतलब क्या पता है? जब भी अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाएंगे लाइन में, ठीक है, तुम लोग ले लो डिविडेंड्स। देन जो भी बचे कुछ क्रेडिटर्स है कंपनी के, तुम लोग इंटरेस्ट, ये लो इंटरेस्ट, जो भी लाइबिलिटीज है वो खत्म करेंगे। उसके बाद जाके इक्विटी शेयर्स वालों को मिलता है पैसा, जब भी अगर बचा तो, और ज्यादा बचा तो पूरा ही उनको मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये रिस्क कैपिटल कभी मिलता है कभी नहीं मिलेगा। तो they have fluctuating returns and risk of fluctuating market value. Then equity capital is permanent capital and not refunded during the lifetime of the company. Then not having any assurance as regards dividend repayment of capital equity, capital becomes risk capital. क्योंकि डिविडेंड का कोई अता पता है ही नहीं, अगर मिलेगा तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं मिला नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। Then thus it is rightly said that इक्विटी कैपिटल इज रिस्क कैपिटल। हमें बस यही बताना है कि वो रिस्क कैपिटल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर और ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में, ठीक है। तो आपको ऊपर ऊपर से आइडिया तो होगा ही दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश मतलब अलग क्या है दोनों में, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट कोड है मिसेस टीवी, ठीक है। फर्स्ट, एम से है मीनिंग, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, सिंपल, एंड इट इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल, ओनरशिप सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी, ठीक है। देन आता है हमारा आर से पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। अच्छा देखो, शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड होता है, आपको पता ही है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और आगे बोला है कि इक्विटी शेयर्स वालों को फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को फिक्स रेट में, बस। देन रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और यहाँ पे बोला है कि इट इज फिक्स एट द टाइम ऑफ इशू। सिंपल सी बात है, बस इतना लिखो, खत्म, ठीक है। मिसेस टीवी, तो हमारा एम आर हो गया। अब एस, एस से है 2 पॉइंट, सिक्योरिटी एंड सुटेबिलिटी, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या है? शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो आपको पता ही है कि शेयर अनसिक्योर्ड होता है इन कंपेरिजन टू डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर कैपिटल क्या होता है? वो लोन कैपिटल होता है और वो सिक्योर्ड होता है। डिबेंचर होल्डर ऐसे ही पैसे नहीं देते थे, राइट, कंपनी को, वो उनके एसेट्स पे चार्ज करते, तो वो हो गया सिक्योर्ड कैपिटल, ठीक है। Then suitability, shares are suitable for long term finance and debentures are suitable for medium term finance. सिंपल सी बात है, कितने इजी इजी पॉइंट है। और आपको गिन के 5 पॉइंट लिख दो, खत्म। आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, बढ़िया। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 5 से 6 पॉइंट लिख देना, अच्छी बात होगी, ठीक है। इतना छोटे छोटे पॉइंट्स है तो 5 से 6 लिख लो। और एस से है और एक पॉइंट, स्टेटस, अ होल्डर ऑफ शेयर्स इज ओनर ऑफ कंपनी, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि शेयर होल्डर्स का क्या स्टेटस होता है। तो यहाँ पे होल्डर ऑफ शेयर इज ओनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर होता है, राइट। देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल, खत्म। देन अ होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी। क्या है डिबेंचर? वो क्रेडिटर होता है कंपनी का, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें से आपको जो पॉइंट इजी लगे उनमें से 5 से 6 पॉइंट लिखो। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से जो इजी इजी पॉइंट्स थे और विथ शॉर्ट कोड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब टीवी से है, टी से टाइप्स होते हैं, ठीक है। और अब वी से है वोटिंग राइट्स।
टाइप्स नीचे है, वो बाद में देखते हैं। पहले वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स को ऑफ कोर्स वोटिंग राइट्स होते हैं क्योंकि वो लोग ओनर्स होते हैं कंपनी के, राइट। और यहाँ पे डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो लोन देते हैं कंपनी को एक टाइप का, तो वो लोग वोट क्यों ही करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो बस यही था पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे टाइप्स। अच्छा देखो, आपको ना बड़े आंसर्स के लिए टाइप्स लर्न करनी पड़ेगी कि शेयर्स के दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये तो आपको पता होगा। अब डिबेंचर्स के टाइप्स ये सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे और इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बड़ा सा आंसर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एक्सप्लेन। तो बस ये एक पॉइंट ऐसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बस इजी सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आपको टेंशन लेने की, रटना मारने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंटर्स अच्छे से लर्न कर लो। देन सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, ठीक है। तो दोनों शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको आइडिया तो है ही, राइट। यहाँ पे शॉर्ट कोड है मिस्टर वी एन। एम से है मीनिंग, शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की क्या आंसर डेफिनेशन दी है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, आर शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या बोला है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड मिलता है उनको सबसे पहले, इक्विटी शेयर्स वालों को बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। और यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी, ठीक है। और यहाँ पे बस वही बोल दिया कि दिस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट, जैसे कि यहाँ पे मिली है उनको। सेकेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये आपको पता ही है। देन वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स वालों को नॉर्मल वोटिंग राइट्स होती है क्योंकि वो लोग पूरा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कंपनी होती है, राइट, वो ओनर्स होते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, वोटिंग राइट होती है पर नॉर्मल वाली नहीं। दे कैन ओनली वोट मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके इंटरेस्ट को कुछ अफेक्ट कर रहा है तो ही उनको वोटिंग राइट्स मिलती है, ठीक है। देन यहाँ पे नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर इज नोन एज रिस्क कैपिटल, और यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल होता है वो सेफ कैपिटल होता है क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता है, तो ये रिस्क बन गया और ये सेफ बन गया। कॉमन सेंस की बात है, राइट। देन नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे होते हैं, देखो, द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, ऑफ कोर्स क्योंकि वो रिस्क कैपिटल है, राइट। तो अगर जो मतलब रिस्क कैपिटल है पर अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ कंपनी का तो प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर्स वाले ही ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क इन्वेस्टर होते हैं ना, तो उनको अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाने का वो है तो वो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉस भी झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर जिसको डर है कि लॉस ना हो जाए, पैसे डूब वूब ना जाए, तो वो लोग ये प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, बस। देन राइट एंड बोनस इशू, इक्विटी शेयर्स वालों को ये बोनस और राइट इशू दोनों मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, खत्म बात। देन रिस्क, यहाँ पे रिस्क सब्जेक्ट टू हायर रिस्क दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। ये ऊपर वाले जो प्रेफरेंस राइट्स थे ना प्रेफरेंस शेयर वालों को, जो यहाँ पे इनको नहीं मिलते हैं इसलिए वो रिस्क कैपिटल हो गया, और इनको ये प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं इसीलिए ये रिस्क कैपिटल नहीं है, लेस रिस्क है, ठीक है। और फिर इसमें भी टाइप्स आपको लर्न हो ही जाएंगे बिकॉज ये आपको ये भी आंसर में है ही, और प्रेफरेंस शेयर्स भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। देन ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कोड है मिसेस वीसी। देखो मीनिंग, इट इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। ओन्ड कैपिटल क्या होता है, जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स, राइट। और यहाँ पे बोरोड कैपिटल क्या होता है, इट इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर। सिंपल, बोरोड कैपिटल क्या है, जो कैपिटल हमने बोरो किया है क्रेडिटर्स से, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेब्ट कैपिटल। देन सोर्सेस, दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओन्ड कैपिटल के सोर्सेस क्या क्या है, वो कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है। और बोरोड कैपिटल का सोर्सेस क्या है, मतलब बोरोड कैपिटल हम कहाँ से ले सकते हैं, तो इट इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये सब बोरो कैपिटल में आते हैं, ठीक है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओन कैपिटल में क्या मिलता है, ऑफ कोर्स डिविडेंड मिलता है, राइट, डिविडेंड एज अ इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और फिर से यहाँ पे घिसी-पिटी लाइन लिख दी है कि रेट ऑफ डिविडेंड इन फ्लक्चुएटिंग इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में वो फिक्स है, खत्म।
देन द डेब्ट कैपिटल होल्डर्स गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, फिर से वही बात। और यहाँ पे स्टेटस, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, और डेब होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। फिर से ये घिसे पीटा पॉइंटर, राइट। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, देखो ओन्ड कैपिटल कौन जमा करता है, शेयर होल्डर्स, तो वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, राइट, तो वोटिंग राइट होगी। और यहाँ पे क्या होता है, द क्रेडिटर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स, क्योंकि बोरोड कैपिटल यानी क्रेडिटर्स, तो वो लोग क्यों ही वोट करेंगे। Then charge on asset. The shareholders do not have any charge on assets of the company और secured debenture holders have a charge on assets of company। देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, हर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक्सप्लेन करके, ठीक है। आपको जो इजी लगे उनमें से आप 5-6 उठा के लर्न कर लो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप अच्छा अब देखो, ये 6 के 6 आंसर्स आप लर्न करोगे, उसमें आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ही 6 चीज मेन है बड़ी सी, ठीक है। एग्जाम में आपको या आपसे ये क्वेश्चन में से कोई एक पक्का ही पक्का आएगा, गारंटी लिख के ले लो, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, और ये सारे आंसर्स आपको 8, ये क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझो और लर्न कर लो, ठीक है। मैं अभी आपको अच्छे से समझा रही हूँ शॉर्ट कोड के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर्स एंड उसके फीचर्स बताओ, राइट। शेयर्स के फीचर्स क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले हमें शेयर को डिफाइन करना है। यहाँ पे बोला है द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स, ठीक है। आपने जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिखा शेयर का, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल में थोड़ा सा लिखना कि क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, तो ऐसे ही मत छोड़ना सिर्फ फीचर्स लिखकर। Share is a unit by which the share capital is divided, ठीक है। Then the total capital of company is divided into small parts and each part is called share। यहाँ पे क्या होता है, टोटल कैपिटल जो है कंपनी का वो डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट्स में, और जो एक पार्ट होता है ना उसे शेयर बोलते हैं, और जो उसकी वैल्यू होती है ईच पार्ट की वो उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वो भी लिखा है। देन शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इतना लिख दो। देन यहाँ पे आपको ये तो पता ही है, अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस, ठीक है, आपको ये पता ही होगा। देन अ पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। अब हमने नीचे बहुत सारी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस में देख ही लिया, राइट। और अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे हमें बताना है फीचर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कोड है मोड प्रतीक, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे एक ही जगह है वी, ठीक है, बस इतना याद रख लो, बाकी सारे सेम है नंबर्स, ठीक है। देखो एम से है मीनिंग, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये मीनिंग हो गया। हमने जो ऊपर लिखा आप वो ही सेम लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश वाला भी, ठीक है, मीनिंग खत्म। देन ओनरशिप, ओनरशिप में क्या आएगा, द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, ये भी आपको पता है, सिर्फ आपको जरूरत है सिर्फ ये पॉइंटर्स लर्न करने की, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देन इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी, ठीक है। Then third, distinctive number. Unless dematerialized, each share has distinct number for identification. ठीक है, it is mentioned in the share certificate. Or then fourth, evidence of title. A share certificate is issued by a company under its common seal. It is a document of title of ownership of shares. ठीक है, then a share is not visible thing. It is shown by share certificate or in the form of demat share. तो ये शेयर सर्टिफिकेट क्या है, वो है ओनरशिप का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। Then value of a share. Each share has a value expressed in terms of money. There may be face value first or issue price. Face value क्या है, this value is written on share certificate and mentioned in the memorandum of association. Then issue price, it is the price at which company sells its shares, ठीक है। Then third value है market value. This value of share is determined by demand and supply forces in the share market, ठीक है। Then sixth point है हमारा rights. तो देखो a share confers a certain rights on its holder such as right to receive dividend, right to inspect statutory books, right to attend shareholders meeting and right to vote at such meetings etc। यही 4 राइट्स लर्न कर लो, लैंग्वेज उधर उधर होगी तो चलेगा, बस मेन जो 4 राइट है यहाँ पे वो लर्न कर लेना, ठीक है। देन 7 इनकम, अ शेयर होल्डर इज entitled to get a share in the net profit of the company, it is called dividend, ठीक है। आप अपने ओन लैंग्वेज से लिख सकते हो। देखो शेयर होल्डर की क्या इनकम होती है, डिविडेंड, एज अ डिविडेंड उनको पैसे मिलते हैं, राइट। तो बस आपको इतना ही लिखना है। देन 8 ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन 9 प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, खत्म। देन 10 आता है काइंड्स ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, खत्म खत्म, इतना इजी था ये। अब देखो मैंने ना हाईलाइट करके रखे हैं कलर वाइज, ठीक है, तो नीचे जो कलर वाइज मैंने हाईलाइट करके रखे थे, अगर ग्रीन क्वेश्चन में ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट किया तो उसका मतलब है ये उसका आंसर है, ठीक है। तो हम बुक के वाइज लाइन वाइज जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब है इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। तो देखो इसका पहले हमें बताना है कि इक्विटी शेयर्स क्या है, और देन उसके हमें फीचर्स पूछे एक क्वेश्चन में, ठीक है। और फीचर्स का शॉर्ट कोड है पीएमआरसीबी फैन, पीएमआरसीबी फैन। यहाँ पे सिर्फ ए नहीं है, ठीक है, ये शॉर्ट लेटर जो लिखा है ना वो नहीं है बस, ठीक है।
बाकी सारे लेटर्स से पॉइंटर्स है, एक एक एक, दो दो, तीन तीन, वो कितने भी हो सकते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। पर बस ये आंसर्स अच्छे से लर्न रहे, इसलिए शॉर्ट कोट दे रही हूँ, पीएम आरसीबी फैन, पीएम आरसीबी फैन, आरसीबी फैन वालों को तो लर्न हो ही जाना चाहिए ये आंसर। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमने देखा इक्विटी शेयर्स वालों का। तो आप जो वो पॉइंटर्स लर्न करोगे ना, यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंटर्स लिख देना भाई, सच से बता रही, एज अ पैराग्राफ लिखना, ठीक है, पर पॉइंटर्स मत लिखना, पैराग्राफ वाइज लिखना बस। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स क्या है कि इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखा, ठीक है। और कौन से प्रेफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे, ये कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, उनको बाद में मिलता है डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले मिलता है। और फिर यहाँ पे जो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तभी भी उनको प्रेफरेंस नहीं मिला, ठीक है। तो बस यही है जो हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखा, वही लिख देना यहाँ पे। देन आते हैं हमारे फीचर्स, ये अच्छे से समझ लो, आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को देखकर चकरा मत जाना, और ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। फर्स्ट, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? परमानेंट कैपिटल होते हैं, राइट। वो रिफंडेबल नहीं होते हैं, कंपनी उसे रिफंड नहीं करती है लाइफ टाइम तक, ठीक है। सिर्फ वो तभी रिफंडेबल बनते हैं इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अबाउट द कंपनी, और कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक शेयर्स, ठीक है। और दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये परमानेंट कैपिटल होता है। देन सेकंड, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। आपको ये तो पता ही है इक्विटी शेयर्स वालों को क्यों क्या मिलता है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है। अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ कंपनी का तो उन्हें अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, अच्छा अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उन्हें कम मिलेगा। सिर्फ सिंपल सी बात है। और अगर पूरे साल में कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो वो पोस्टपोन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो बस ये पैराग्राफ में उतना ही आप अपने ओन वर्ड से लिखना, ठीक है। और इसमें से जो भी लाइंस आपको इजी लगे वो लिख लेना। देन राइट्स, इक्विटी शेयर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स। यहाँ पे देखो वो जो चार राइट्स थी, राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स और राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, ये चार राइट है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। देन फोर्थ, नो प्रेफरेंशियल राइट। यहाँ पे उनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे उनको जो दो प्रेफरेंशियल राइट है वो नहीं मिलती है, ठीक है। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड। सबसे पहली बात, उनको पेमेंट के डिविडेंड ऑफ पेमेंट के लिए उनको प्रेफरेंस नहीं मिला जाता। और सेकेंडली क्या है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर पेड लास्ट, यहाँ पे उनको सबसे आखिरी में मिलता है, ठीक है। फर्दर, इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग। ये लोगों को कंपनी टाटा बाय बाय करके हकेल देगी, पर उनको कुछ नहीं मिलेगा अगर उनके पास कुछ बचा ही नहीं तो, ठीक है। ये लोग क्योंकि लास्ट में आते हैं, इनको तो ये प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। देन फिफ्थ, कंट्रोलिंग पावर। जैसे कि आपको पता है इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के, राइट। तो कंट्रोलिंग पावर तो होगी ना उनके पास, वोटिंग राइट्स, फिर ये राइट टू वोट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, ये सारी कंट्रोलिंग पावर में आती है। और वो पूरा मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, वोट करते हैं मैनेजमेंट में, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब कंट्रोलिंग पावर में आता है, ठीक है। तो और उन्हें क्या बोलते हैं, रियल मास्टर्स बोलते हैं कंपनी के, ठीक है। बस ये इतना ही है इसमें। 10, इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी, खत्म। देन सिक्स, रिस्क। हाँ देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है और आखिरी में पे किया जाता है उनको जब कंपनी बंद हो रही है, तो रिस्क तो ऑफ कोर्स है ही, राइट। तो ये देखो, इन इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, दे आर डिस्क्राइब्ड एज शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो यहाँ पे वही बोला, इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। अगर यहाँ पे कंपनी की इनकम गिरी तो इनका डिविडेंड का रेट भी गिरेगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। दस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेन रिस्क टेकर्स। तो रिस्क टेकर्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले होते हैं कंपनी के। देन रेसिडुअल क्लेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स are residual claimants to all earnings after expenses, taxes, etc. are paid. Residual क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसमें क्या बोला देखो, अगर ऊपर बोला था कि अगर कुछ नहीं बचा वो लोग लास्ट में पे करे जाते, ठीक है। अगर कुछ नहीं बचा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर बहुत सारा बच गया तो उनको एंटायर अर्निंग जो लेफ्ट ओवर है वो सारी की सारी मिल जाएगी, राइट। अगर पहले तो एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं, टैक्सेस, जो डिविडेंड होल्डर्स, बाकी मतलब डिबेंचर होल्डर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे क्रेडिटर्स को दी जाएगी, सारे एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे पहले कंपनी के, उसके बाद आखिरी में इनको दिया जाएगा। और आखिरी में अगर सब ज्यादा बच गया, बहुत सारा प्रॉफिट, तो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिल जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तो ये लोग सारे क्लेम, मतलब लास्ट क्लेम जो होता है अर्निंग ऑफ कंपनी का, वो सारा इनका हो जाता है। देन 8, नो चार्ज ऑन एसेट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये क्रेडिटर्स तो है नहीं ये लोग, तो चार्ज क्यों ही करेंगे एसेट्स पे, राइट। वो लोग चार्ज कब करते हैं, क्रेडिटर्स करते हैं चार्ज। देन यहाँ पे बोनस इशू। बोनस इशू क्या है,
बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का था। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कंपनी बोनस इशू के तौर पर गिफ्ट देती है, राइट? तो वो वही है, इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का था। देन 10th राइट इशू, व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस एंड रेजेस फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, द existing इक्विटी शेयर होल्डर्स मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स। राइट इशू यानी बस वही है कि अगर कंपनी को और रेज करना है फंड, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देंगे कि लो हमारे शेयर्स थोड़े डिस्काउंट में या ऐसे वैसे कुछ भी, ठीक है? तो वो लोग पहले उनको इशू मतलब वो लोग पहले उनको राइट देंगे इशू की, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया वो राइट इशू। देन 11th है फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, ठीक है? इट कैन बी जनरली ₹10 पर शेयर और इवन ₹1 पर शेयर, ठीक है? देन देन 12th मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स। आपको भी पता है मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है इक्विटी शेयर्स की उसकी डिमांड और सप्लाई की ऊपर, ठीक है? देन आता है 13th capital appreciation. Share capital appreciation takes place when market value of shares increases in the share market, or then profitability and prosperity of the company enhance reputation of company in the share market, and it facilitates appreciation of market value of equity shares। खत्म। बस ये फीचर्स वाले में 13 पॉइंट्स है, ठीक है? आपको 13 के 13 लर्न कर लो तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे ना सिर्फ आप पॉइंटर्स मेन लर्न कर लेना, अंदर का माल मसाला आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है। ये इतना बकर बकर सुनने के बाद ना दिमाग में घुस जाता है। अब है व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स और उसके बाद होगा फीचर्स, व्हाट आर फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? तो हमें यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी हमें पता ही है कि क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स सच एज अ प्रेफरेंस राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, देन द प्रेफरेंस राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वही दो प्रेफरेंस जो हमने इक्विटी में बोले थे कि इनको नहीं है, सेम इनको है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पे और बोला है द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब चलते हैं फीचर्स पे। इसका शॉर्ट कोड है मिस्टर फैन वीपी, ठीक है? मिस्टर फैन वीपी, यहाँ पे भी ए नहीं है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना, बाकी हर लेटर्स से कुछ ना कुछ पॉइंटर्स है, ठीक है? सबसे पहले प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, देखो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बताने, उसमें सबसे पहले क्या होगा, उनको प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड मिलता है और प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। हमने ऊपर ही देखा कि ये दो प्रेफरेंस उनको मिलते हैं, तो फीचर्स में भी सबसे पहले दो यही आएंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट एज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? इनको प्रेफरेंस है पहले मिलने का डिविडेंड। और सेम यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल when the company is liquidated it saves preference shareholders from capital losses। और फिर है यहाँ पे थर्ड फिक्स रिटर्न। आपको भी पता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो यहाँ पे बस वही लिखना है हमें फिक्स रिटर्न में, दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, खत्म, ये सही लिख देना, ठीक है? देन फोर्थ नेचर ऑफ कैपिटल, यहाँ पे नेचर क्या होता है कैपिटल का, Preference shares do not provide permanent share capital. They are redeemed after a certain period of time. A company cannot issue irredeemable preference shares। और यहाँ पे नेचर क्या, प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट लेटर स्टेज। देखो इक्विटी शेयर्स वो कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स लेटर स्टेज में होता है व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड, ठीक है? दिस शेयर्स आर इशूड टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो डिविडेंड है उनको फिक्स्ड रेट में मिलता है, राइट? तो उनकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती। देन 6 वोटिंग राइट्स, द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखा, राइट? तो उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होती, अगर उनके इंटरेस्ट को कुछ अफेक्ट कर रहे हैं तो ही उनको वोटिंग राइट्स मिलती है, स्पेशल वोटिंग राइट्स होती है उनकी अलग से, ठीक है? देन 7th रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं होती, राइट? हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी ये पॉइंट देख लिया कि वो लोगों का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है और जब भी कंपनी बंद हो रही है तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, तो रिस्क का सवाल ही नहीं है, राइट? देन 8 फेस वैल्यू, face value of preference shares is relatively higher than equity shares. They are normally issued at the face value of ₹100, ठीक है? यहाँ पे और 9th राइट और बोनस इशू, यहाँ पे जो देखो इक्विटी शेयर्स वालों को ये दोनों राइट और बोनस इशू था, ठीक है? यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू, ठीक है? इनको नहीं मिलता है। देन 10th नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर का नेचर कैसे होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन में देख लिया, वो लोग कॉशियस होते हैं, ठीक है? और जो उनके सेफ्टी ऑफ कैपिटल में इंटरेस्टेड होते हैं कि स्टेडी इनकम चाहिए उनको बस और रिस्क नहीं चाहिए, तो वो नेचर ऐसा होता है इन्वेस्टर्स का। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में से व्हाट इज शेयर एंड स्टेट इट्स फीचर्स हो गया, सेकंड वाला भी हो गया व्हाट इज एन इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, एंड देन ये भी हो गया व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स और स्टेट इट्स फीचर्स, ठीक है? अब हमें ये 3 क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स में वही सेम चीज आएगी जो यहाँ पे आई थी, ठीक है? व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स में हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स एक्सप्लेन किए थे, बस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बताने, ठीक है? और उसके बाद 5th और 6th क्वेश्चन में कैसा है, व्हाट इज डिबेंचर, यहाँ पे डिफाइन डिबेंचर, तो दोनों में पहला एक्सप्लेनेशन डिबेंचर का सेम आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बताने और यहाँ पे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, उसके यहाँ पे फीचर्स बताने, ठीक है?
देखो अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स आपको पता है, वो ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था फीचर्स में, राइट। अभी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो कितने टाइप है, 6 टाइप है टोटल, ठीक है। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और उसमें ही है नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। देन पार्टिसिपेटिंग, देन नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक है। ये याद रह जाएगा, ऐसे ही है हेडर्स, ठीक है। अच्छा देखो एक्सप्लेनेशन सुनो अच्छे से, दिमाग में घुसा लो, रट्टा मत मारो वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो होते क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन which dividend goes on accumulating until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in one or more years due to inadequate profits, then this is unpaid dividend gets accumulated. Then this accumulated dividend is paid when कंपनी परफॉर्म्स वेल। अच्छा तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है पता है? अगर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को कभी कोई साल में, ऐसा होता है ना कि कंपनी कभी लॉस में भी जाती है, तो उनके पास डिविडेंड देने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर तो वो डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट हो जाता है कि अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है बस, और इसमें कुछ नहीं है। और बस यहाँ पे बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव थे और यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव हो गया, मतलब अगर ये साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो डिविडेंड है वो शिफ्ट भी नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, वो जो एक साल में डिविडेंड नहीं मिला वो नहीं ही मिलेगा, ठीक है। देखो डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड, दिस मींस द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। अगर वो ईयर में प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, दूसरे ईयर भी नहीं, ठीक है। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। अगर डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा अगर एक पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया तो, ठीक है। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट फॉर एवर, खत्म। मतलब एक ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका डिविडेंड कभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब क्यूमुलेटिव में नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब है ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा देखो आपने इक्विटी वाले में पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट में आते हैं एकदम और उनको बचा कुचा प्रॉफिट्स पूरा मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है तो इनको भी एक वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आगे जो सरप्लस प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को देने के बाद भी जो बचा है बहुत सारा, उसमें इन लोगों का पार्टिसिपेटिंग बराबर होती है, ठीक है। द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड। उनको प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा जो हमेशा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, पर इसमें सरप्लस प्रॉफिट भी मिल सकता है अगर प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हुआ तो वो साल में। The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed to प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स था ये नॉन पार्टिसिपेटिंग, उसका एकदम रिवर्स होगा, सिंपल सी बात है, राइट। देखो नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को वो उसमें पार्टिसिपेटिंग वाला राइट नहीं होता है, सिंपल सी बात है, वो उनका जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है बस उनको वही मिलेगा, खत्म, ठीक है। देन फिफ्थ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, The holder of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares। अच्छा देखो शेयर्स ना कन्वर्ट भी होते हैं, तो देखो अगर वो पहले प्रेफरेंस शेयर्स ले रहा है कोई, प्रेफरेंस शेयर्स में स्पेशली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले रहा है कोई, तो उससे राइट है कन्वर्ट करने का उसके प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द कन्वर्शन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड, ठीक है। वो सब वो डिसाइडेड होता है वो कंपनी और उनके बीच के, ठीक है। तो बस यहाँ पे अंदाजा है कि कोई सर्टेन फिक्स पीरियड होता है वो कन्वर्जन का। देन सिक्स यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट वाला राइट नहीं होता है। दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, खत्म। Then seventh, redeemable preference shares. Shares which can be redeemed after a certain fixed period of time are called redeemable preference shares. A company limited by shares, if authorized by Article of Association, issue redeemable preference shares. Such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose, ठीक है। Redeemable preference shares क्या होते हैं? जो redeem हो सकते हैं कोई फिक्स पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिडीमेबल मतलब क्या होता है पता है? प्रेफरेंस शेयर्स या ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड रिडीमेबल शेयर्स। और यहाँ पे बोला है कि ये कंपनी एक्ट के तरफ से कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स रिकवर हो सकते हैं, उसके जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है वो रिकवर हो सकता है, राइट। पर यहाँ पे देखो पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जो उन्होंने उनका कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था यहाँ पे सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी जब बंद हो रही है तभी उनको उनका कैपिटल रिटर्न मिलेगा। ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स वालों के साथ होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बीच में नहीं मिलता है, वो रिडीमेबल नहीं होते, राइट। पर प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा रिडीमेबल होते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी एक्ट ने मना किया है कि ये इशू नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये खत्म हो गया हमारे यहाँ पे टाइप्स। देखो अब हमारा डिबेंचर्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, व्हाट आर डिबेंचर्स, और उसके बाद फीचर्स और उसके टाइप्स, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं। पहले डिबेंचर क्या है वो देख लो। डिबेंचर क्या है? आर वन ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। क्या है वो? सोर्स है एक बोरोड कैपिटल का। आपने बोरोड कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेस देखे, डिबेंचर उन्हीं में से एक है, राइट। क्यों होता है ये बोरो दूसरों से? मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड, जो कंपनी को फाइनेंशियल नीड लगती है बोरोड कैपिटल वो बोरो करते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स। देन उसके बाद ये आप लाइन ऐड ऑन कर सकते हो कि डिबेंचर वर्ड कहाँ से आया। देन इसमें से जो दो डेफिनेशन आपको इजी लगे वो लिख लो। यहाँ पे ये डेफिनेशन इजी है कि अ डिबेंचर इज द डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर। और फिर क्या है? मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। क्या होता है? डिबेंचर्स चार्ज पे सिक्योर्ड होते हैं, राइट। ऐसे ही कोई पैसे नहीं दे देता ना कंपनी को बहुत बड़ी रकम, राइट। छोटे रकम भी नहीं देता कोई ऐसे ही। तो देखो कंपनी के एसेट्स पर चार्ज लेता है डिबेंचर होल्डर, या जो भी जिससे भी बोरो करो कोई भी चीज, बॉन्ड होल्डर या कोई भी बोरोड कैपिटल, राइट। तो वो ऐसे ही नहीं दे देते, वो चार्ज लेते हैं, तो मोस्टली सिक्योर्ड बाय चार्ज, ठीक है। देन आता है हमारे यहाँ पे फीचर्स पहले, ठीक है। देखो इसका शॉर्ट कोड है पापा IITNSL, पापा IITNSL। देखो फर्स्ट प्रॉमिस क्या है? अ डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओव्स स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर, ठीक है। और देन सेकंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन, इट इज ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100, ठीक है। देन थर्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट। Debenture are issued with the due date stated in the debenture certificate. The principal amount of debenture is repaid on maturity date. अच्छा देखो जितना भी हमने बोरो किया है वो हमको एक पर्टिकुलर डेट पे देना ही पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, राइट। तो और उसके बीच बीच में वो उनको इंटरेस्ट भी भेजना पड़ता है। Then fourth, priority of repayment. Debenture holders have a priority in repayment of debenture capital over the other claimants of company. इसका मतलब क्या हुआ पता है कि debenture holder को क्या प्रायोरिटी मिलती है कंपनी की, कि वो कौन से नंबर पे आती है कंपनी के प्रायोरिटीज की लिस्ट में पैसे देने के टाइम, राइट। तो यहाँ पे ना जो बोरोड कैपिटल होते हैं, जो बोरोड कैपिटल के सारे होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर, जो भी होल्डर, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा टॉप पे रहती है क्योंकि वो चार्ज रहते हैं एसेट्स पे, ठीक है। तो उनके पैसे कंपनी डुबा नहीं सकती, तो उनको प्रायोरिटी रहती है कि उनको सबसे पहले, यहाँ पे बोला है अदर क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी, यानी अगर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स ब्ला ब्ला, उनके पहले इनको मिलना चाहिए, राइट। अदर क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी के पहले। Then fifth, assurance of repayment. Debenture consists a long-term debt. They carry an assurance of repayment on due date. Simple सी बात है, वो सब पहले डिसाइड होता है। देन इंटरेस्ट, उनको क्या मिलता है? एज द प्रॉफिट इंटरेस्ट, राइट। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड is paid particularly in case of debentures. Payment of interest is fixed liability of the company. यहाँ पे आपने अकाउंट्स में देखा होगा लाइबिलिटी एसेट्स कंपनी के जो अकाउंट्स में बनते थे, राइट। तो वहाँ पे हमेशा बोरोड कैपिटल जो डिबेंचर होल्डर जो भी होता है वो हमेशा लाइबिलिटी वाले सेशन में जाते हैं, क्योंकि वो फिक्स लाइबिलिटी होती है इंटरेस्ट। अगर उनको इंटरेस्ट देना होता है तो वो लाइबिलिटी होती है कंपनी की, राइट। क्योंकि वो उनका खर्चा है, महीने महीने भर में या साल साल जो भी कभी भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। देन सेवेंथ, पार्टीज टू डिबेंचर्स। इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रही है? पहले तो ऑफकोर्स कंपनी, और ऑफकोर्स ये डिबेंचर होल्डर्स तो रहेगी, राइट। ये दोनों तो पता है, पर बीच में यहाँ पे ना ट्रस्टीज भी आते हैं कि कंपनी और डिबेंचर्स के बीच में ट्रस्टीज घुसाए क्योंकि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, राइट। अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। अगर 500 पीपल से ज्यादा डिबेंचर्स वो ऑफर कर रही है तो उनको ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ता है, किसको? कंपनी को। दिस इज अ पार्टी थ्रू whom the company deals with debenture holder. ये दोनों के बीच में ये ट्रस्टीज डील करते हैं, राइट। Then 8, authority to issue debenture. According to the Companies Act 2013 section 179(3), the board of directors has the power to issue debentures.
डिबेंचर्स कौन इशू कर सकता है कंपनी में? तो ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है डिबेंचर्स इशू करने की, ठीक है। देन 9 स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो क्या होता है स्टेटस? डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ये आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन में अच्छे से पता कर गया कि वो क्रेडिटर्स होते हैं, राइट। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट एज एट फिक्स रेट एट फिक्स इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम्ड। मतलब पूरा का पूरा रिटर्न जब तक डिबेंचर की जो रकम थी वो जब तक पूरी की पूरी ड्यू डेट तक दे ना दे तब तक उनको इंटरेस्ट फिक्स इंटरवल्स पे फिक्स रेट पे देना ही पड़ता है। Then 10th, no voting right. According to the section 71(2) of the Companies Act 2013, no company shall issue any debenture carrying any voting rights. सिंपल सी बात है, उनको वोटिंग राइट्स क्यों ही चाहिए? वो क्रेडिटर्स है, उनको सिर्फ पैसे दो कंपनी को और उनसे इंटरेस्ट लो, बस खत्म, राइट। कंपनी चलाने का काम तो शेयर होल्डर वालों का है ना, इक्विटी शेयर्स का, शेयर होल्डर्स का, तो इनको क्यों चाहिए वोटिंग राइट? सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है पर छोटे छोटे और इतने सिंपल सिंपल है, बस आपको ये पॉइंटर्स अच्छे से याद करने, वो भी मैंने शॉर्टकट दिया है, अच्छे से याद कर लो, अंदर का माल मसाला आप आराम से लिख सकोगे। देन 11 सिक्योरिटी। डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैंने बोला कोई भी ऐसे पैसे नहीं दे देता, राइट, कंपनी को। तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं? चार्ज लेते हैं उनके एसेट्स पे। अगर तुमने कंपनी ने उनको उनके पैसे नहीं लौटाए टाइम पे तो वो उनके एसेट्स हड़प लेती है, ये सबको ही पता है, ठीक है, और उससे पैसे निकालती है। इफ अ कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। देन 12th इशूअर। डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोनों का, पब्लिक और प्राइवेट दोनों इशू कर सकती है डिबेंचर्स, ठीक है। देन लिस्टिंग। डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और लास्ट है 14 ट्रांसफरेबिलिटी। डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, वो ट्रांसफर इजीली हो सकता है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा देखो इसमें से ना एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सच्ची बता रही, बहुत इजी इजी है, बस लंबे लंबे देखकर छोड़ के मत आइयो ये चैप्टर प्लीज, ठीक है। देखो डिबेंचर्स के क्या टाइप्स है? देखो फर्स्ट सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अभी मैंने जो बताया कि वो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज लेते हैं, राइट, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंडर आते हैं। देन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का उल्टा हो गया, या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। दीज आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज permitted by Company Act 2013, ठीक है। देन थर्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स ऑन व्हिच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड। अ कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स इन व्हिच द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग्स ऑफ डिबेंचर्स आर entered. The transfer of registered debentures require the execution of regular transfer deed. यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में क्या है, उनके जो होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनके नेम ना रिकॉर्डेड होते हैं, राइट, और किसमें? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में। और यहाँ पे फोर्थ है बैरियर डिबेंचर्स। तो यहाँ पे नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन बैरियर डिबेंचर्स, दे नेम डू नॉट अपीयर ऑन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इसका पूरा अपोजिट, बस आपको ये लर्न करना है और इसका टॉपिक लर्न करना है, ठीक है, बैरियर डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स नहीं दे दिया हर पॉइंट की तरह, ठीक है, यहाँ पे अलग वर्ड है, तो ये ध्यान में रखना। एग्जाम में रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और उसके बाद उसका अपोजिट है, सो नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ऐसा लिख कर मत आइयो। तो बस ये याद कर लो, ऑटोमेटिक ये इसका अपोजिट लिख देना है, पूरा पूरा सिंपल, ठीक है। देन फिफ्थ रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स्ड पीरियड। रिडीमेबल क्या मतलब, क्या होता है? पेएबल, जो वो पेएबल होते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द सम फिक्स्ड पीरियड, ठीक है, एज मेंशनड और डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में सब मेंशन होता है कि कब हमें रीपे करना है एंड ऑल। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स्ड डेट एट एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। वो इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है और एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड में भी दे सकते हैं। देन द प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डेट, सिंपल सी बात है, खत्म। देन इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देन 7 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी थे, राइट, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकते थे? इक्विटी शेयर्स में। तो इसमें भी वैसा ही है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सच राइट इज मेंशन्ड इन डिबेंचर सर्टिफिकेट। द इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे इशूड टू पब्लिक, ठीक है। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करते हैं पब्लिक को, उसके पहले ये सब स्पेशल रिजोल्यूशन और जनरल मीटिंग में वो अप्रूव्ड होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। देन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। Non-convertible debentures are not convertible into equity shares on maturity. These debentures are redeemed on maturity date. This debenture suffers from the disadvantage that there is no appreciation in value. तो बस यही है, ठीक है। convertible debentures कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में और नॉन कन्वर्टेबल नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स में, ठीक है।
सो फाइनली ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। यहाँ पे ये बहुत लेंदी था आई नो, पर देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको इतने अच्छे से समझा दिए, सच्ची बता रही ये सुनो शांति से, और आपके 8 मार्क्स पक्के कर लो अभी से सच्ची बता रही ये इसमें से एक ना एक तो पक्का ही आएगा। और ठीक है, ये चैप्टर करोगे ना ऑटोमेटिक सारा पूरा एक्सरसाइज, और ज्यादा से ज्यादा आपके 10-12 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं ये चैप्टर से। ठीक है, तो अच्छे से लर्न कर लो एकदम अच्छे से, ठीक है, बहुत ईजी है। और ये एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज समझे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।